टॉपर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बनता वही है जो सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैडम सही स्ट्रेटेजी क्या होती है? और टॉपर्स ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिसके बिहाफ पर वो अपने हर एक एग्जाम में, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, अपने हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो स्कोर अच्छा कर जाते हैं और हमारी क्लास में वो टॉपर बन जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो टॉपर्स का सीक्रेट मिलने वाला है जिसको फॉलो करके आप भी अपनी क्लास में अपने हर एक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जानना चाहोगे? तो बस अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की नहीं, मैं आपको ह्यूमैनिटीज के हर एक सब्जेक्ट की मंथ वाइज यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करके आप अपने हर एक एग्जाम के अंदर, इवन बोर्ड एग्जाम के अंदर, इवन सीयूटी के लिए भी आप अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लास 12th ह्यूमैनिटीज 2027 टॉपर्स स्ट्रेटेजी, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताऊं तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है आपके बोर्ड एग्जाम की? सो बोर्ड एग्जाम इज इक्वल टू, यानी कि बोर्ड क्या है? राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन का खेल है, राइट। राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जितने अच्छे तरीके से, क्योंकि लिखने का भी एक तरीका होता है और उस तरीके को कैसे प्रेजेंट करना है, यानी कि कैसे लिखना है, कब कहां पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, वो सारी चीजें जब आप एक बार समझ जाते हो तभी ये आपकी एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन तैयार होती है, जिसके बिहाफ पर एग्जामिनर आपके इस ऐसे आंसर को देखकर, प्रेजेंटेशन को देखकर मार्क्स देता है और आपके बोर्ड एग्जाम हो या आपके क्लास टेस्ट हो, जो क्लास टीचर्स आपके एग्जाम लेते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो बोर्ड क्या है? इज इक्वल टू राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे आपके फेज को, यानी कि इस पूरे के पूरे आपके मई से लेकर के और फैब तक के पूरे टाइम को मैंने 3 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट फेज होगा वो होगा हमारा मई और जून का। ठीक है, जिसमें हम फाउंडेशन, जिसको हम फाउंडेशन एक फेज कह सकते हैं, यहां पर अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो सेकेंड फेज होगा सितंबर से नवंबर तक का होगा, यहां पर अपनी कंप्लीशन करने वाले हैं। ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड फेज होगा दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, उसमें हम रिवीजन प्लस बोर्ड्स मोड में आ जाते हैं, जिससे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे इसके अंदर, वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। बोर्ड प्रेपरेशन, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा भाई बोर्ड प्रेजेंटेशन, बोर्ड जो आपका परफॉर्मेंस रहने वाली है, प्रिपरेशन होने वाली है, वो कैसी होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वो कवर कराने वाली हूँ। वो पॉइंट्स आप ये नोट कीजिएगा कि इस वीडियो के अंदर हम बोर्ड प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, साथ में हम प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। स्कूल टेस्ट हो गए, हॉलीडेज हो गई और CUET बेस्ड प्रिपरेशन, यहां पर आपको क्या करना है, यानी कि सारी की सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को इंक्लूड ही नहीं किया, या आपके जो समर वेकेशंस होते हैं या आपकी जो भी हॉलीडेज होती है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, फेस्टिवल्स आते हैं उसमें भी आपकी छुट्टियां आती हैं, मैंने उनको भी इंक्लूड किया। मतलब आपको इन सभी जो मैं आपको रोड मैप बताने वाली हूँ मंथ वाइज, उसके अंदर आपकी हॉलीडेज भी मैंने इंक्लूड कर ली है, ताकि उन हॉलीडेज के अंदर आप अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय भी कर सको, साथ साथ में पढ़ाई भी कर सको। तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मंथ वाइज सब्जेक्ट वाइज रोड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मई मंथ में हमें क्या करना है। ठीक है, तो मई मंथ में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अभी यहां पर हमें अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो मई मंथ में आपको हर हाल में अपने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और साथ साथ में बच्चा नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार अभी से क्यों नोट्स बनाए, बाद में बना लेंगे। जो बच्चा साथ साथ में नोट्स बनाता रहेगा तो उसको बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यही नोट्स उनके जो भी क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली जो भी एग्जाम होते हैं, ये सारे के सारे नोट्स उनको रिवाइज करके यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। और एक चीज और, जब भी टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाती हैं, बोलती है कि बच्चे ये चीजें अंडरलाइन कर लो, उसको साथ साथ में अंडरलाइन भी करते रहना अपने बुक के अंदर। बताते हैं कि ये नोट्स बनाओ, तो आपको अगर लगता है, टीचर भी बोलती है तो भी बनाओ, अगर आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, साथ में अपनी नोटबुक रखो और उसके साथ में आप अपने साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रैक्टिस टाइमलाइन, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि हिस्ट्री में सारा खेल ही टाइमलाइन का है, तो साथ साथ में टाइमलाइन की प्रैक्टिस कर रही है। देखो 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, 2 चैप्टर की अगर आप टाइमलाइन, कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगी। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ में आपको डेट्स भी लर्न होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर भी आपको 2 चैप्टर्स प्लस मैप वर्क करना है। ठीक है, और मई के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सोशियोलॉजी में भी आपको 2 चैप्टर्स विद रियल लाइफ एग्जाम, तो जो भी आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे अपने
रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, इससे वो चीज लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। ठीक है, अब अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, एंड केस स्टडीज। तो पॉलिटिकल साइंस में केस स्टडीज काफी आती हैं, इस पर अभी से अपनी पकड़ बनाते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मे बिल्ड द फाउंडेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी आपको 1 से 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। प्रिपेयर की टर्म्स, सोशियोलॉजी के अंदर बच्चा ये जो टर्म्स आती हैं, की टर्म्स आती हैं, इनकी अपने एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, ताकि ये जो टर्म्स हैं जब आप इसकी अलग से नोटबुक बना करके इसको लिखोगे तो वो चीजें आपके एग्जाम में रिवाइज करने के लिए काम आएगी। क्योंकि जहां से आप पूरी बुक से कहीं कहीं ढूंढोगे तो बेटर है कि वो चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए सारी चीजें। तो नोटबुक बना करके ये सारी की सारी आपको जो की टर्म्स है वहां पर वो लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो 2 प्रोज चैप्टर्स। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपके प्रोज के, ठीक है, और 2 पोएम के। ठीक है, और साथ में राइटिंग सेक्शंस भी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। देखो, करोगे तो इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। एक तो अगर हैंडराइटिंग आपकी गंदी संदी है तो वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं खास करके लैंग्वेज में, वो इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो सोचो जरा, देखो करने के, राइटिंग करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। और नहीं करोगे तो सारी चीजें लॉस में चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे किसके, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक्स मैक्रो कंसेप्ट जो है, मैक्रो के जो कंसेप्ट हैं उसको आपको क्लियर करना है, बेसिक। अगर आपने अभी से क्लियर नहीं करे ना तो बच्चे बाद में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो चीजें जो समझ में आपको पहले समझनी चाहिए थी वो चीजें जब आप बाद में समझते हो तो थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी मतलब एक वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि एग्जाम सर पे होते हैं, नियर होते हैं, जिसकी वजह से हम चीजें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको लेकर चलनी है। नेक्स्ट आता है अपना नेशनल इनकम इंट्रोडक्शन। तो जो भी आपका नेशनल इनकम इंट्रोडक्शन है उसके बेसिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जब आपने बेसिक फंडामेंटल्स आपने क्लियर कर लिया ना तो आगे की जो बुनियाद है, आगे की जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, साथ साथ में आप न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहोगे तो बाद में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जून की। तो जून का तो महीना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है ना, मौज मस्ती वाला टाइम भी, और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैंने आपके हॉलीडेज को, समर वेकेशंस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको वो मैं बताने वाली हूँ समर वेकेशंस का। देखो, स्कूल तो नहीं जाना होता, अब यहाँ स्कूल वाला काम तो रुक गया ना, वो वाला काम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है। हॉलीडे होमवर्क से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो चीजें आप स्कूल में करने वाले थे घर पर बैठ के कर सकते हो। ठीक है, सो स्कूल, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क दिया है आपको तो वो सेल्फ स्टडी प्लस आपका हॉलीडे होमवर्क दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना, दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ जून के महीने में आपको क्या करना है, टारगेट लेकर चलना है आपको 2 से 3 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट। तो पर सब्जेक्ट आपको डेली जो है, मतलब पर सब्जेक्ट आपको जून में 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं पूरे मंथ में। 30 डेज होते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने हिस्ट्री में जून में जो मई के अंदर आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जून में क्या करना है, मई में अगर आपने 2 कर लिए तो जून में आपको नेक्स्ट 2 करने हैं। नेक्स्ट 2 कर लो या 3 कर लो, तो हिस्ट्री के 2 हो गए, आपके पॉलिटिकल के 2, तो नेक्स्ट 2 करते जाओगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्लियर द बैकलॉग्स। तो जो भी आपके बैकलॉग्स रह गई हैं, जो भी चीजें मिस हो गई तो आप उनको क्लियर कर लीजिए, उनको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बेस्ट यूज ऑफ हॉलीडेज। हॉलीडेज का बेस्ट यूज आपको कौन से टाइम पर मिल सकता है, यानी कि हमें किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, समर वेकेशन के टाइम, हॉलीडेज के टाइम की बात कर रही हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में, क्योंकि समर वेकेशन में आप देखते होंगे ना, मतलब समर में हीटनेस ज्यादा, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग का टाइम हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है, तो उसमें आप अपना मेन सब्जेक्ट उठाइए एक। ठीक है, कोई भी मेन सब्जेक्ट ले लो, अगर आज आपने हिस्ट्री उठा लिया तो कल पॉलिटी उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में आपका मेन सब्जेक्ट और इवनिंग में आपने क्या करना है, इंग्लिश प्लस रिवीजन करनी है। ठीक है, सो इवनिंग में आपने इंग्लिश और मॉर्निंग में आपने मेन सब्जेक्ट, और फिर क्या करना है, इन दोनों की रिवीजन करनी है। ठीक है, ये काम तो कर सकते हो, इजी है ना। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर जून एंड तक आते आते आप खुद ये रियलाइज करोगे कि हमारा 35 से 40% हमारा सिलेबस कवर हो गया है। ठीक है, मतलब कि जितना हमारा सिलेबस था उसमें से 35 से 40% हमने सिलेबस कवर कर लिया। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, बाद में रिवीजन लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
अब बात करते हैं अपने जुलाई की। तो जुलाई में जो है हमारे स्कूल में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि समर वेकेशन होने के बाद में स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, भाई चलो अब टेस्ट दो, जितना आपने पढ़ा है कि मौज मस्ती करी है या सारा का टाइम जो है वो दोस्तों के साथ ही बिता दिया है या कुछ पढ़े भी हो, तो चलो इसका टेस्ट लेते हैं। तो आपके स्कूल में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, जो चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है, या समर वेकेशन में या उससे पहले मई में पढ़ी थी, तो अभी उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके अपना स्कोर अच्छा करना है। लेकिन वो कैसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना है। इस टाइम जब आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं, रीओपन हो जाते हैं, तो स्कूल प्लस सेल्फ स्टडी में आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंप्लीट, ठीक है, जुलाई के अंदर आपने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स, ठीक है, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, 2 चैप्टर्स, और इंग्लिश में वीकली प्रैक्टिस आपको करनी है। कहने का मतलब मई के अंदर आपने 2 चैप्टर्स आपने कंप्लीट करे, ठीक है, उसके बाद में जून में आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे जब समर वेकेशन थी, ठीक है, उसके बाद में जब आप जुलाई में आए तो फिर 2 चैप्टर्स हो गए। तो सोचो जरा कितने % आपका सिलेबस कवर हो गया होगा। मुझे लगता है कि आपका सिलेबस जो है वो 70 से 80% अब तक कवर कर चुका होगा, ठीक है, या फिर मैं अगर थोड़ा सा इसको कम करके चलूं तो 60 to 70% अभी तक आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगस्त की बात करते हैं। तो अगस्त में आपके मिड टर्म प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट आपको करनी है, ठीक है। फोकस किस पे करना है, हाफ ईयरली एग्जाम पर, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि 70% हमने अपने हर हाल में अपने हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, 70%, ठीक है। नहीं भी किया, मैंने कहा ना कि 60 to 70% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। किसी बच्चे का अगर मान लो 40-50% है तो उनको यहाँ तक आते आते हर हाल में उनको 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की 60%, ज्योग्राफी की 60%, इकोनॉमिक्स की 50%, सोशियोलॉजी 60%, साइकोलॉजी 60% और इंग्लिश 60%। कहने का मतलब ये 70% हिस्ट्री में क्यों दिया है, क्योंकि लेंदी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, लेंदी चैप्टर्स होते हैं, और वहां से आपका 70% जो है जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है, बस उसकी रिवीजन करके आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करना है तो वहां पर आप उसकी रिवीजन करके स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग रेगुलरली। मैंने कहा ना कि जब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो पीछे रह जाएंगी। तो नहीं करोगे, स्पीड कम रहेगी, क्वेश्चन छूट जाएंगे, स्कोर कम आएगा, परेशान होगे, तो क्या फायदा। तो साथ साथ में आप राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहिए, चाहे आप 2 ही क्वेश्चन लिखो लेकिन वो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सितंबर में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस मंथ इज मेनली फॉर रिवीजन। ये जो सितंबर का मंथ होगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवीजन मंथ होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट जो आपको हेल्प करने वाली है वो है आपके नोट्स, जो आप साथ साथ में बनाते रहे हो, है ना। तो उसके लिए रिवाइज द हाफ ईयरली सिलेबस। तो जो भी आपके टीचर ने आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली सिलेबस दिया है कि बेटा इतना सिलेबस जो है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, अब आप तो वो कंप्लीट कर चुके हो, बस आपको तो वो रिवाइज करना है, ठीक है। तो वो आपको स्कूल की तरफ से ये हाफ ईयरली सिलेबस दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द वीक सब्जेक्ट। अब आपको ये लगता है कि मेरी अगर हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर मेरी ज्योग्राफी वीक है, तो आपको वीक सब्जेक्ट से ही अपना स्टार्ट करना है, ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि वीक सब्जेक्ट, देखो स्ट्रॉन्ग तो आप क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी की सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है आपका, उनमें जो टॉपिक्स आपके वीक्स हैं तो उनको आपने इंप्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट एंड रिज्यूम द रिमेनिंग सिलेबस आफ्टर द एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस रह गया है, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हिस्ट्री में 70% हो गया था, 30% रहता है। अगर पॉलिटिकल साइंस में आपका 60% हो गया था, 40% रहता है। तो अभी जब आपका ये एग्जाम हो जाता है हाफ ईयरली एग्जाम, तो जो आपके रिमेनिंग सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस रह गया है, अब आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। 65 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करती हूँ, फेस्टिवल का सीजन आता है अक्टूबर में, ठीक है, दशहरा आ जाता है, दिवाली आ जाती है, नवरात्रे आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर फेस्टिवल्स के टाइम में आपने क्या करना है, देखो एंजॉय भी करना है और साथ में थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि एंजॉय करते ही रहे हो, पढ़ाई को पीछे रह गया तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते रहो तो फिर फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बच्चे दोनों देखो, लाइफ में जो है वो चीजों को बैलेंस करके चलना होता है हर हाल में, चाहे वो आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आगे फर्दर जो भी आप अपना करियर बनाओगे। तो देखो हर चीज को मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट करने की बात करती हूँ, तो यहाँ अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन दशहरा दिवाली वगैरह आता है, तो उसके अंदर हमें क्या कंप्लीट करना है, हिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी 30% रह गया था, पॉलिटिकल साइंस का फुल, सोशियोलॉजी फुल, ज्योग्राफी में 80% अपने कंप्लीट कर लेना, इकोनॉमिक्स में 80, साइकोलॉजी में 80, इंग्लिश कंप्लीट लिटरेचर। अब यहाँ
तक आते आते, अक्टूबर तक आते आते आपने हर तरीके से जितने भी मैंने परसेंटेज बताए हैं सिलेबस के, उतना आपने हर हाल में कवर करना ही करना है। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारा जो सिलेबस था सितंबर तक आते आते 60 से 70% कवर हो चुका था। ठीक है, अब जितना बचा है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना बचा है उसको कंप्लीट करना है। मतलब ज्योग्राफी को आप 70 से 80% तक पहुंचा सकते हो, इकोनॉमिक्स में 80% पहुंचा सकते हो, जो भी आपका 65-70 के बीच में था। ठीक है, हिस्ट्री में फुल करना है, पॉलिटिकल साइंस में फुल करना है, ठीक है, और सोशियोलॉजी में फुल करना है। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश में भी आपको पूरी लिटरेचर फुल कर लेनी है। दिसंबर में रिवीजन फेज 1, अब दिसंबर में हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो रिवीजन का फर्स्ट फेज हमारा होगा दिसंबर से। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, स्कूल यूजुअली कंडक्ट, तो यहाँ पर स्कूल जो है दिसंबर में प्री बोर्ड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे दिसंबर में प्री बोर्ड 1 हो जाता है। इंटरनल असेसमेंट चेकिंग, तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट भी चेकिंग हो जाती है, जिसमें आपकी नोट्स बुक्स, ठीक है, जिसमें आपने जो भी टेस्ट वगैरह दिए हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होंगे वो आपके दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करती हूँ तो मतलब एक डेट आती है कि यहाँ से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फेज 1 के अंदर जो दिसंबर में हमारा रिवीजन फेज होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या और कैसे कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, सो हिस्ट्री के अंदर आपको चैप्टर 1 डेली करना है। ठीक है, दिसंबर के अंदर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, तो डेली आप चैप्टर 1 करोगे, और ये चैप्टर पूरा का पूरा आपने नहीं पढ़ना है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो आप नोट्स बनाते आ रहे थे, जो भी चीजें आपने इंपॉर्टेंट नोट डाउन करी थी, वही चीजें आपको रिवीजन करने में काम आएगी। ठीक है, अब पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम है नहीं, उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होगा जिसने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो 1 चैप्टर हो गया ना, यानी कि शॉर्ट में हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। तो सोचो जरा इसके लिए नोट्स कितने काम आए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी 1 चैप्टर डेली करना है। ज्योग्राफी में बच्चा मैप की प्रैक्टिस करनी है, कब, दिसंबर के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करने हैं। सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में आपको शॉर्ट नोट्स जो है क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए थे उसको रिवाइज करना है। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही चीजें स्कोरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में जनवरी प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस में प्री बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जनवरी के अंदर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस में आपके प्री बोर्ड 2-3 स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में 3 भी प्री बोर्ड ले लेते हैं, किसी किसी स्कूल में 2 भी ले लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारा दिसंबर में, नेक्स्ट होगा हमारा जनवरी में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जनवरी के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, वाइवा, इंटरनल प्रोजेक्ट और प्री बोर्ड 2। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स। देखो अब यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और आपका प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरीके से ज्योग्राफी में 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, ठीक है, पोल साइंस के अंदर भी आपका 80-20 वाला चलता है। तो आउट ऑफ कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट फाइल बनानी है आपने। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल एग्जाम ये होता है, और ये जो होती है प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि टीचर्स आपको वहां पर बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ज्योग्राफी में होता है सेम, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, सेम वैसे आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, देन उसको क्वेश्चन को पढ़कर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम ऐसा होता है। तो जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उस पर आपको अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल अपनी पूरी की पूरी बनानी है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करती हूँ कि फोकस किस पर करना है, अभी आपको किस पर, जनवरी में, तो जनवरी में फोकस करना है फुल लेंथ सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। तो ये इसके लिए सैंपल पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 आवर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 3 घंटे बैठ करके आपको क्या करना है, एज इट इज, ये मतलब एक तरीके से फील, ये रियलाइज करना है कि हमारा रियल एग्जाम है। तो 3 घंटे बैठकर आप जो है अपने लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स को लिख कर देखिए। जितना आप आंसर को लिख कर देखोगे उससे 2 फायदे होंगे, लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी रहेगा और बहुत सारे फायदे, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होना कम हो जाएगा। ठीक है, हैंडराइटिंग साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो बहुत सारे इसके फायदे होंगे। ठीक है, तो आपने डेली जो है 3 आवर्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। टारगेट हमारा क्या होगा, स्कोर 80% प्लस। हमारा टारगेट अपने प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, हमारा 80% प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए। मुझे हर हाल में अपने एग्जाम के अंदर 80% से अबव लेकर आने हैं।
क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फरवरी की बात करती हूँ टिल 15 फाइनल स्प्रिंट। अब फाइनल स्प्रिंट का मतलब है कि अब हमारे, आपको पता है कि 15 तक आते आते, मतलब 15 फैब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, 15-17 से, है ना, एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका रूटीन, डेली रूटीन क्या होना चाहिए? मॉर्निंग में थ्योरी रिवाइज करनी है आपने, ठीक है। आफ्टरनून में सैंपल पेपर्स रिवाइज करने हैं। इवनिंग में आपने क्या करना है? वीक टॉपिक्स उठाने, और नाइट में क्या करना है? एनसीईआरटी को एक रीडिंग करनी है। बच्चा ये बात कर रही हूँ किसकी? मैं बात कर रही हूँ किसकी? फरवरी की। तो फरवरी यानी कि 1 से लेकर के और 15 तक बीच में आपने ये करना है। तो मॉर्निंग में आपने थ्योरी करनी है, फिर उसके बाद में सैंपल पेपर आफ्टरनून में, फिर वीक टॉपिक्स, और फिर आपने एनसीईआरटी की क्विक रीडिंग माननी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर फाइनल फोकस किस पे रहने वाला है? हिस्ट्री में टाइमलाइन और सोर्सेज पर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जो आपके ब्लू कलर के बॉक्सेस में जो सोर्सेज दिए होते हैं, जो कंटेंट दिया होता है हिस्ट्री में, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? टाइमलाइन और सोर्सेज पर आपने ध्यान देना है हिस्ट्री के अंदर। पॉलिटिकल साइंस में केस स्टडीज पर आपने ज्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में मैप प्लस डायग्राम बहुत आते हैं, तो इस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपने। न्यूमेरिकल जितने सॉल्व करोगे ना, उतनी ही ज्यादा परफेक्शन और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लोगे आप, राइट। उसके बाद में सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल्स आपने देने हैं, तो जितने बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम्पल दोगे एग्जामिनर उतना ही ज्यादा आपके आंसर्स को देखकर इंप्रेस हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद में साइकोलॉजी की बात करती हूँ, डेफिनेशंस पर भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर डेफिनेशंस लिख लिख कर लर्न करो तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, तो वो उसको आप भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश की बात करती हूँ, तो राइटिंग प्लस लिटरेचर समरीज आपने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग, देखो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के हर एक चैप्टर की समरी आपको याद है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए इन शॉर्ट, मतलब ब्रीफ में आप उसकी समरी को लिख कर देखिए। तो लिख कर देखने से वो चीजें आपको याद रहेगी, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप चाहते हो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन भी है मेरे पास इसका, वो भी मैं बताऊंगी। देखो स्टार्ट नाउ, अभी से अगर आपने अपनी 2027 के लिए प्रिपरेशन नहीं करेगी, लास्ट नहीं करी, तो लास्ट तक आते आते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि लास्ट तक आते आते हम कोई प्रॉब्लम ना फेस करें, एकदम स्मूथली तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके अपने हर एक एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सके, तो आज से अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो वही बच्चे, मैंने कहा ना कि वही बच्चे टॉपर बनते हैं जो सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है तो उसको फॉलो करते आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो स्टार्ट नाउ, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड लेट द 2027 बी ईयर यू प्रूव व्हाट यू आर कैपेबल। प्रूव करके दिखाओ कि हमने जो हमारे लिए जो एक सोच बना रखी थी कि ये तो पढ़ता नहीं है, इसके तो मार्क्स कम आते वगैरह गए, तो अभी आपको अपने आप को प्रूव करने का वो मौका मिला है, वो चांस मिला है। तो अपने आप को प्रूव करके दिखाइए और 2027 को अपना एक यादगार साल बनाइए, ठीक है। और उसके लिए हम आपके साथ है। तो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका महापैक ह्यूमैनिटीज का या फिर आरएम 2.0। महापैक के अंदर जब आप हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम प्लस में साथ साथ में सीयूटी के एग्जाम की भी तैयारी करते रहेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको महापैक में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। महापैक में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये है आरएम 2.0। ये आपको कहां पर मिलेगा? सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। देन उसके बाद में आर्ट्स पर जाना है। जैसे आप आर्ट्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये ह्यूमैनिटीज का महापैक मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपको इतने का दिख रहा है ना, अभी आपको ये इतने का दिख रहा है ना, यहाँ पर बाय नाउ करोगे और यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489, ठीक है, Y489, ठीक है। इसमें क्या करोगे? आप इसमें एनरोल कर जाओगे। तो बच्चा आप अपने 2 बड़े एग्जाम की तैयारी आप एक ही बैच के अंदर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए दी बेस्ट होगा, ठीक है, दी बेस्ट होगा। यहाँ पर पूरे साल की ये फीस है, पूरे साल आपको एक बार या 2 बार सिलेबस नहीं, करीब करीब आपको 5 से 6 बार सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि हेल्प करेगा आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर भी, और आपके हर टेस्ट के अंदर जब आप अच्छा स्कोर करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। तो ये एक रास्ता है, फटाफट से इसमें एनरोल कीजिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जितना जल्दी इसको अर्ली स्टार्ट करोगे, ठीक है, उतना ही जल्दी आप अपने आगे रिवीजन की तरफ और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और इसको अपने ज्यादा नियर तक शेयर भी कर देगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।